फ्रेंड्स, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं सुधा हिंदी क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने कराई थी आप लोगों के लिए 1 फरवरी 2019 को हुई थी जो पीजीटी की परीक्षा, उसका हल प्रश्न पत्र जो था 25 क्वेश्चन तक। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कनुप्रिया काव्य किनसे संबंधित है, यानी किनके संबंध में है, किसका उनमें वर्णन मिलता है। तो राम सीता दिया हुआ है पहला ऑप्शन, फिर दूसरा है राजा रानी, तीसरा है भाई बहन और चौथा है राधा कृष्ण। तो कनु का अर्थ होता है कृष्ण और प्रिया यानी उनके प्रियतम, कृष्ण के प्रिया यानी राधा जी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। और कनु प्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है और इसका प्रथम संस्करण जो प्रकाशित हुआ था सन 1959 में प्रकाशित हुआ था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, इसमें से कौन सी जो रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो जादू नहीं कविता और 7 भाइयों के बीच चंपा, ये जो है कात्यायनी जी की रचना है। बी जो है आमने सामने व आत्मजयी, कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी का मूल कथा सूत्र जो है कठोपनिषद में नचिकेता का जो प्रसंग है उस पर आधारित है। सी है सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ, ये जो है नागार्जुन की कृतियाँ हैं और नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ था। डी आता है एक सोनी नाव और जंगल का दर्द। तो ये जो है ये ऑप्शन सही होगा, ये है सर्वेश्वर दयाल की रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस के फूल, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, एक सोनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। पहला होता है अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो वो होगा चंद्रकांता। क्वेश्चन नंबर 30 है सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं। तो सोमा बुआ जो है वो अकेली कहानी की मुख्य पात्र थी। बी ऑप्शन जो है मैकू, ये प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें मैकू के जीवन के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन है। और सी पंचलाइट जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और सरल दाता जो दिया गया है वो है अज्ञेय जी की रचना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। पूछा गया है कि इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है कोणार्क, शादोश, पहला राजा और अंधा युग। ठीक है, तो इसमें से जो है अंधा युग जो है, अंधा युग लिख दिया है, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का नाटक है। बाकी कोणार्क, पहला राजा और शादोश ये जगदीश चंद्र माथुर के ही नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। 33 क्वेश्चन नंबर तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी है, व्यय विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखे, पुलकी तनवार बिलोचन बाढ़े। इसमें यह वर्णन किया गया है कि राम और लक्ष्मण सीता जी जब वन में जा रहे हैं तो सीता जी को थका हुआ देखकर राम जी जो है अपने पैरों के में जो कांटे चुभे हों उसको देर कर रहे हैं निकालने में, धीरे धीरे निकाल रहे हैं ताकि सीता जी को और ज़्यादा समय मिल जाए आराम करने के लिए। तो ये जैसे ही उनको पता चलता है कि राम जी ऐसा कर रहे हैं, सीता जी की आंखों में जो है पानी आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ कौन सा रस है। तो इसमें जो है श्रृंगार रस होगा। आगे है निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से जो है गीतिका छंद का उदाहरण है हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की तैयारी हम लोग यहाँ पर पीजीटी की करने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही फॉर्म निकलने वाला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। इसमें हम लोगों को मिलान करना है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनेक, अतिशयोक्ति, व्यंग्य और दृष्टांत दिया हुआ है और इसकी परिभाषाएँ बगल में दी हुई है। पहला है श्लेष, तो उसका जो परिभाषा इसकी होती है वो होती है जहाँ एक शब्द से कई अर्थ निकले। श्लेष का अर्थ है चिपकना, एक ही शब्द में जहाँ कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। उत्प्रेक्षा होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्ति बिंब
जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और दृष्टांत यानी उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो। तो इसका जो सही मैचिंग आ रहा है वो है सी। ठीक है, अब आते हैं 36 में कि इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है नाटक के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम नाटक लिखते हैं तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। तो इसमें से समय संकलन यानी किस समय में वो लिखा जाए, किस समय के बारे में उसमें लिखा जा रहा है, स्थान यानी कौन से स्थान के बारे में लिखा जा रहा है, कार्य, ये तीनों चीज़ें संकलित रहती हैं। तो सी जो है प्रभाव संकलन, इसकी गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन 36 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आखिरी चट्टान जब मोहन राकेश ने लिखा था तो वो घूमने गए थे कन्याकुमारी, गोवा से कन्याकुमारी घूमने गए थे। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जब ये गोवा से कन्याकुमारी घूमने गए थे उस वक्त इन्होंने ये लिखा था आखिरी चट्टान, तो यात्रा वृत्तांत है ये। ठीक है, आगे है कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है। तो ये संस्मरण है, यशपाल हिंदी के लेखक हैं, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार जो हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कहुरे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण लय के हो जीवन कान हमारे। ये पंक्तियाँ जो हैं किस काव्य से हैं। पहले ये मधुकर आया है यानी भावरे को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही होगा, भ्रमर गीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी इसमें से नहीं है। तो जो मराठी भाषा है वो आती है दक्षिण वर्ग में, दक्षिणात्य वर्ग में आती है, पूर्वी वर्ग में नहीं आती है। तो मराठी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। तो ऑप्शन 17 यानी 17 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 की तरफ। पूछा गया है कि हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। पूछा गया है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें से जो है वो ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है पीतांबर यानी पीले हैं वस्त्र जिनके यानी भगवान श्री कृष्ण, तो ये जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा है पाप पुण्य, पाप पुण्य जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। आजीवन आ लगा हुआ है, एक अव्यय आगे जुड़ा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास इसमें है। और चौमासा में द्विगु समास है क्योंकि इसमें 4 संख्याएं जहाँ पर आती हैं वहाँ पर होता है। प्रश्न संख्या 46, लड़की पढ़ती है यह वाक्य जो है बहुवचन में कैसा होगा। तो पहले तो किसी भी स्त्रीलिंग शब्द का जब हम बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा रहती है तो वो छोटी ई में बदल जाती है। ठीक है, तो नीचे सी और डी ऑप्शन सेम है, लड़कियां पढ़ती हैं और लड़कियां पढ़ती हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये तो आयोग की गलती है कि दोनों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है 47 से 48, उसमें भी मिलान करना है। एक तरफ शब्द दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके पर्यायवाची दिए हुए हैं। पहला है सैल, सैल का अर्थ जो होता है पर्यायवाची होता है वो होता है पहाड़। अम्बु का पर्यायवाची होता है नीर, अम्बु यानी पानी जल। सदन का पर्यायवाची होता है गे, और अनल का यानी पावक, अनल यानी आग, पावक यानी आग। 48 को भी सम्मिलित करना है, मिलाना है। एक तरफ मुहावरे हैं, दूसरी तरफ उसका अर्थ है। टांग अड़ाना यानी अड़चन डालना होता है। आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाना होता है। दाल लगाना यानी वश न चलना, और कान भरना यानी चुगली करना, यह होता है। 49 है राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो ये जो वाक्य है ये पहले से ही कर्मवाच्य में है, ठीक है, और इसको भाववाच्य में, इस क्वेश्चन गलत दे दिया हुआ है, तो डी जो है इसका ऑप्शन होगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल ने लिखा था। चंद्रबरदाई ये एक लेखक हैं और इन्होंने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। ये पृथ्वीराज के मित्र भी थे और राजकवि भी थे। तो ये थी आज की वीडियो।
जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हमें अपनी 3000 सीट में से अपनी एक सीट पक्की ज़रूर करनी है।